तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो पथिक किसका काव्य संग्रह है ये बताना है। पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी का है, ठीक है। जो पथिक है ये किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का है, जो कि 1920 ईस्वी में, ठीक है, 1920 ईस्वी में ये आया था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बिल्कुल मैं ठीक हूँ बबीता जी, आप बताइए आप कैसी हो? इनकी अन्य कृतियां देख लेते हैं। इनकी अन्य कृतियां कौन सी हैं? तो मिलन 1918 ईस्वी, पथिक 1920, मानसी आई थी 1927 और स्वप्न ये 1929 में आया था। स्वप्न के लिए इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, किसके लिए? तो स्वप्न के लिए मिला था, स्वप्न रचना के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो ग्रंथ है प्रिय प्रवास, ये किस भाषा में लिखा गया है? ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? शुरू में 2-4 ही क्वेश्चन है, थोड़े से इजी लगेंगे आपको, है ना, बाद वाले थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। तो बताएं यहाँ पर, सारे बच्चे बोलते हैं मैम जीके की भी लाइव ले लो, ये भी लाइव लो, वो भी सारी क्लासेस लाइव लो, लेकिन आते हैं नहीं टाइम से, है ना। रोली जी आ गई है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग हो गई, अभी तो गुड आफ्टरनून ही बोल दीजिए, है ना। जी मित्रेश वर्मा जी ने आंसर दिया है इसका, 1914 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसके अंदर 17 सर्ग हैं। इसके अंदर कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। नेक्स्ट है, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार है जो कि सही नहीं है? उर्मिला का कौन सा विचार इसमें से सही नहीं है, ये बताइए। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये साकेत के नवम सर्ग से ये पंक्तियां ली गई हैं, ठीक है, साकेत से ये पंक्तियां ली गई हैं, ये भी ध्यान रखना। साकेत आप जानते ही हो, 1931 में आया था, 12 सर्ग है इसके अंदर, और ये नवम सर्ग से लिया गया है ये पंक्तियां। तो उर्मिला का कौन सा विचार इसमें से सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो बताएं आप, राइट आंसर बताएं फटाफट से, जल्दी से। अभी बच्चे आए नहीं है ना, टाइम से नहीं आते हैं सारे बच्चे, जब खत्म होने पर आती है तब आते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से लाइव करना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आज तो बबीता जी को ताज मिल गया है। बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद होती हैं। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं, या किसान राज समाज से अधिक सुखी है? राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। सत्यम जी, प्रणाम जी, बताएं यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी लग रहा है, सी नहीं लग रहा है ना, सी नहीं लग रहा है, सी इसका आंसर नहीं है, सी इसका आंसर नहीं है, ठीक है, सी नहीं है। किसान राज समाज से अधिक सुखी है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। और किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती है, ये भी सही है ना, खेतों पे आराम से खुले में घूमती हैं। और सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इसका डी है ना, आंसर हमारा वही हो जाएगा, तीसरे का डी सही हो जाएगा। राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है, जो राज्य सुख है वो भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, ये सही नहीं है। ऐसा उर्मिला का विचार नहीं है कि राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। राज्य सुख तो मिला था उर्मिला को, लेकिन कितने 14 सालों तक घर में रही थी अकेली, वो भी वन से भी ज्यादा परेशान, तो वो भाग्यशाली कहाँ से हो गई? तो आप समझ लीजिए ये हमारा यहाँ पर गलत है, ठीक है, तीसरे का डी सही हो जाएगा। आज रात इससे परदेसी, कल चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण कीजिए संकोच नहीं। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? आज रात इससे परदेसी, चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण करे संकोच नहीं। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, बताइए। हाँ बबीता जी, डेली इस समय पर क्लास चलेगी, अगर बच्चों का सपोर्ट मिलता रहा तो, है ना, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो क्लास चलेगी डेली। बताइए जी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसकी है, ये पंक्तियां किसकी हैं? आज रात इससे परदेसी, चल कीजिए विश्रामी, ये पंक्तियां किसकी हैं? 4 का डी दे रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सत्यम जी। सत्यम जी गलत है, इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, ये श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं,
ठीक है, ये श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। सारे आंसर गलत दे रहे हो, अभी तो बहुत इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर भाई श्रीधर पाठक हो जाएगा। ये श्रीधर पाठक की, और कहाँ से ली गई है ये, इन्होंने जो हर्मिट, हर्मिट का जो अनुवाद किया था ना, एकांतवासी योगी, ठीक है, एकांतवासी योगी जो इन्होंने रचना लिखी थी, अनुदित रचना है ये इनकी, एकांतवासी योगी नाम से, ठीक है, एकांतवास वासी योगी, हर्मिट, गोल्ड स्मिथ की जो रचना थी हर्मिट, उससे अनुदित रचना अनुवाद किया था एकांतवासी योगी नाम से, ठीक है, और उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं, ये ध्यान रखना है। डीएसएसबी टीजीटी के लिए भी है, नियाजी सभी के लिए हैं ये क्लासेस, है ना, ये हिंदी साहित्य की क्लासेस हैं और सभी के लिए हैं, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस सभी के लिए हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड कोई भी आप दे रहे हो सभी के लिए होंगी ये क्लासेस। तो निम्न में से कौन सी रचना है जो कि रत्नाकर की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है बताइए। उद्धव शतक, सुंदरी तिलक, रत्नाष्टक या समालोचना दर्श। ध्यान से देख लीजिए चारों अपनी रचनाओं को, चारों रचनाओं को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सी रचना रत्नाकर की इनमें से नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कम बच्चे आए हैं लेकिन धीरे धीरे आएंगे, ये गलत बात है, सारे बच्चे टाइम से नहीं आते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरी तिलक इनकी रचना नहीं है, ठीक है, रत्नाकर की रचना नहीं है, सुंदरी तिलक ये किसकी है, तो ये भारतेंदु जी की रचना है, ठीक है, ये भारतेंदु जी की रचना है। द्विवेदी युग आपका बहुत अच्छे से आज क्लियर हो जाएगा, द्विवेदी युग के ही क्वेश्चन है इसमें ज्यादा। हाँ, फिफ्थ का बी बिल्कुल ठीक है, सत्यम जी का, मिथिलेश जी का, फिफ्थ का बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है, बताइए जी। गौतम बुद्ध की पत्नी, गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उसके उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो सिक्स का आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए, सिक्स में आंसर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यशोधरा, ठीक है, यशोधरा आया था 1932 ईस्वी में, और इसी में ही गौतम बुद्ध की पत्नी है यशोधरा, ठीक है, तो ये आपको पता होगा, यशोधरा में मैथिली शरण गुप्त ने उनके उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए, इसी तरह उन्होंने साकेत लिखा था, कहीं उर्मिला उपेक्षिता बनकर के ना रह जाए, इसलिए उन्होंने साकेत भी लिखा था। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 ये किसकी रचना है, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 ये किसकी रचना है, बताना है, मुक्तिबोध, पंत, श्रीधर पाठक या फिर सेनापति। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आप आंसर दीजिए, मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, तब तक मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है, आप बताइए, ये ब्रज भाषा में रचना लिखी गई है और ये है किसकी, ये बताइए। तो मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की नहीं है, ये श्रीधर पाठक की रचना है, ठीक है, मनोविनोद भाग ये किसकी रचना है, श्रीधर पाठक की। आज आपको पता चल जाएगा कि आपको अभी आधुनिक काल कितना और पढ़ना है ना, कितना और पढ़ाना है। इजी इजी क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए हैं पहले, ये थोड़े से बढ़िया लेवल के हैं जो टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने हैं। तो 7 का सी आंसर सही हो जाएगा। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सभी जानते होंगे इसको। हल्दी घाटी एक प्रबंध काव्य है, यानी कि महाकाव्य है, प्रबंध काव्य, ठीक है, और इसके रचयिता कौन है बताइए, इसके रचयिता कौन है। 1945 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है, 1945 ईस्वी में लिखा गया था हल्दी घाटी, और इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बाद उसका वर्णन है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 8th में श्याम नारायण पांडे का है ये, ठीक है, ये श्याम नारायण पांडे का है, ये ध्यान रखना है, श्याम नारायण पांडे। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है। प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी थोड़ा सा रह गया है, ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट करके रह गया है ना, ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर सिमट कर रह गया है, ये इसमें लिखा हुआ है, क्रियाओं के भीतर
अब इसका आप आंसर बता दीजिए, भीतर सिमट कर रह गया है। हाँ चलिए बताइए, 9 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 में बी सही है, बी सही है। इसका उल्लेख नहीं किया, नहीं पूछा था ना, नहीं पूछा था, तो इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, ऐसा इन्होंने नहीं बोला है, बाकी सारी चीजें बोली हैं। ठीक है, बाकी प्रिय प्रवास के लिए सारी विशेषता इन्होंने बताई हैं। भालों में रन झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह से उद्धृत उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? बताइए जी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्यादा कठिन है क्या आज क्वेश्चन? क्यों आज क्वेश्चन ज्यादा कठिन आ गए क्या? आंसर नहीं दे रहे हो? गुड इवनिंग जी पूनम जी। बताइए 10 का डी, भालों में रंजनकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, ये श्याम नारायण पांडे की पंक्तियां हैं। ठीक है, श्याम नारायण पांडे की पंक्तियां हैं, ध्यान रखना। जय भारत के रचनाकार कौन है? बताइए, जय भारत के रचनाकार कौन है? जय भारत किसकी रचना है? जय भारत जो रचना है, नहीं मैम सही है। हाँ सही है, बड़ी धीरे धीरे आंसर दे रहे हो, तो कम बच्चे हैं इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। मौसमी कुमारी जी आ गई हैं, नमस्ते जी मौसमी कुमारी जी। बताइए, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जय भारत किसकी रचना है भाई? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये ध्यान रखना है। जय भारत, जय भारत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट है, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? इसमें आधुनिक काल लिख रहा है तो हमें क्या करना है? खड़ी बोली करना है। 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में जो अयोध्या प्रसाद खत्री थे, अयोध्या प्रसाद खत्री ने कविता कविता के पक्ष में, ठीक है, कविता के पक्ष में खड़ी बोली का आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि कविता भी खड़ी बोली में होनी चाहिए, और उसके बाद से फिर खड़ी बोली में लिखी जाने लगी थी। ठीक है, हालांकि भारतेंदु काल में ये ब्रज और अवधि का ही रुक हैं जो पकड़े हुए थी। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? बताइए, प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, कृष्ण का मथुरा प्रवास। ठीक है, कृष्ण का जो मथुरा प्रवास है उसके बारे में प्रिय प्रवास में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आप आंसर देते चले हैं ना, मैं थोड़ा चलती हूँ आगे। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हें जो साकेत की मूल प्रेरणा मिली थी ना, वो भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के फॉर्मूला की विषयक उदासीनता इस वाले ग्रंथ से लिखी थी, है ना, ये वाला जो लेख इन्होंने लिखा था उसी से मिली थी। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? बताइए। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम बताइए भाई। राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? रंग में भंग। देखो, सबसे पहले इनकी रंग में भंग आई थी, और ये कब आई थी रंग में भंग? 1909 ईस्वी में, है ना। और भारत भारती थी 1912 ईस्वी में आई थी। पंचवटी आई थी 1925 ईस्वी, और साकेत का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1931 ईस्वी। ठीक है, 1931 ईस्वी। इसके बाद 1932 में यशोधरा आई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पहला ही आंसर है जो हमारा इसका सही हो जाएगा। 15 में ए बिल्कुल ठीक है, इजी है। इसके बाद एक बार देख लेना, रंग में भंग, जयद्रथ वध आया था 1910 में, भारत भारती 1912, किसान 1917, पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, और विष्णु प्रिया आई थी 1957 में। ये सारे क्रम से ही आपको याद रखने पड़ेंगे, बार बार पेपरों में पूछा जाता है। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा था? तो इनमें से द्विवेदी युग में आप जानते हैं खड़ी बोली में खड़ी बोली का पक्ष चल रहा था, खड़ी बोली में ज्यादातर रचनाएं जो हो रही थी। लेकिन इनमें से ऐसे कौन कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है? गुड इवनिंग जी अटल जी। सारे बच्चे लेट आते हो, बहुत गलत बात है ना।
आप लोग टाइम से आकर मेरा मोटिवेशन भी नहीं बढ़ा सकते। वैसे बोलते हो कि सारी क्लासेस लाइव लेके आए मैम, मैं इसीलिए लाइव नहीं करती हूँ सारी क्लासेस। हाँ, किसान 1916 में एक पेपर में आए थे, बिल्कुल आए होंगे विकास जी। बताइए, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य ब्रजभाषा में किसने लिखा है? तो 16 का बी बिल्कुल सही है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपना जो काव्य रचना है वो ब्रजभाषा में ही की है। ठीक है। चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? टाइमिंग क्या है मैम जी? अटल जी, टाइमिंग आप लोगों को पता कैसे नहीं चलता है? टाइमिंग में तो टाइमिंग देखो 4:15 पे शुरू किया था मैंने क्लास, आज भी और कल भी 4:15 पे क्लास शुरू किया था। किसान 1917 में, हाँ जी, किसान उसमें 1917 ही लिखा है। किसान का 1917 ही तो लिखा था। चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो इनका जो जन्म है चिरगांव झांसी में किसका जन्म हुआ था? मैथिली शरण गुप्त का हुआ था। और हुआ कब था? इनका जन्म हुआ कब था ये बताइए। जयशंकर प्रसाद से कितने छोटे थे? 3 साल पहले इनका जन्म हुआ था ना, 1886 ईस्वी में, है ना, 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मैथिली शरण गुप्त का, ये इनका जन्म स्थान है। और बाकी की अगर बात करें तो राम कुमार वर्मा तो एमपी के रहने वाले थे, है ना, एमपी के सागर जिले में इनका जन्म हुआ था, इनको भी देख लेते हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। और राम नरेश त्रिपाठी की अगर बात करें, राम नरेश त्रिपाठी, तो ये सुल्तानपुर के कोयरीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सुल्तानपुर में, याद रख लीजिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन की अगर बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के, इनका भी जन्म एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश के सुजालपुर। ठीक है, शाजापुर, मतलब सुजालपुर जिला है शाजापुर। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? क्लास का जो इस समय का टाइमिंग है ना, वो 4:15 से शुरू होता है। ठीक है, 4:15। और सुबह की जो क्लास का समय है वो 11:30 बजे शुरू होता है। ठीक है, 11:30 बजे। आज थोड़ा सा लेट था, लेकिन 11:30 ही हो जाएगा कल से। सुल्तानपुर मेरे पास में, अच्छी बात है जी मिथिलेश जी। बताइए, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, ये पंक्तियां किसकी हैं? टाइपिंग में समय बीत जाएगा। टाइपिंग में, हाँ जी, टाइपिंग में मुझे तो बहुत टाइम लगता है ना, बहुत टाइम लगता है क्लास तैयार करने में, बिल्कुल 1 सेकंड का भी समय नहीं मिला आज तो रेस्ट करने के लिए ना, सुबह एक्सरसाइज का टाइम मिला ना कुछ। चलो 1 आध महीने कर लेती हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपकी मतलब तैयारी हो जाएगी। ठीक है, 18 का आप आंसर दीजिए। 18 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल मैथिली शरण गुप्त की साकेत से ही पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, नहीं, भारत भारती से ली गई हैं, भारत भारती से ली गई है भाई, साकेत से नहीं ली गई, वो अचानक से ध्यान आ गया। ठीक है, भारत भारती से ली गई है, ये ध्यान रखना है। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है बताइए? प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? आरव चौधरी जी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा आरव जी, कोई बात नहीं, कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, है ना। बताइए जी, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? 19 में सी, वियोगी हरि। वियोगी हरि इनका बिल्कुल सही है, और इनका जो मूल नाम था ना वो पूछा जाता है, इनका वास्तविक जो नाम था वो था हरि प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हरि प्रसाद द्विवेदी इनका वास्तविक नाम था। और इनकी 2 रचनाएं और भी हैं, बता दो, नाम लिखने से दिक्कत हो रही है विकास में। हाँ बता दीजिए, इनकी और भी रचनाएं हैं हरि प्रसाद द्विवेदी की, इन्होंने और भी रचनाएं कौन कौन सी लिखी हैं? एक तो चरखा स्त्रोत के नाम से इनकी रचना आती है ना, चरखा स्त्रोत। और एक वीर सतसई नाम से भी इन्होंने रचना लिखी है। ठीक है, वियोगी हरि हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नूरजहां प्रबंध काव्य के रचना रचयिता कौन है? हमने ये रीतिकाल में भी पढ़ा था नूरजहां को, है ना। वियोगी हरि देखे ही नहीं, कोई बात नहीं। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नूरजहां किसका है? तो ये गुरु भक्त सिंह का है। यहाँ पर ये किसका है? गुरु भक्त सिंह का है, ये ध्यान रखना है, गुरु भक्त सिंह की रचना है। और नूरजहां हमने रीतिकाल में भी पढ़ा था, बताइए वहां पर वो किसका था? नूरजहां, नूरजहां हमने रीतिकाल में भी पढ़ा था, रीतिकाल भी किसी कवि का है ये। उद्धव शतक में कितने छंद हैं? हाँ, इस बार मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था, ये आगे क्वेश्चन है इसमें शायद।
शायद क्या है, टाइप करती हूँ तो सब पता रहता है मुझे। बताइए, तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उद्धव शतक में कितने छंद हैं? उद्धव शतक में कितने छंद हैं? रीमा जी भी समय से नहीं आई, बहुत गलत बात है। उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो ये 116 छंद है इसके अंदर। ठीक है, टोटल कितने छंद हैं? 116 छंद हैं। और ये किसका है? ये आप जानते ही होंगे, रत्नाकर जी का है। ठीक है, रत्नाकर जी का है। और ये जकी उपनाम का प्रयोग करते थे, जकी उपनाम का प्रयोग करते थे, ये भी ध्यान रख लेना। ये छोटे मोटे से जो क्वेश्चन है ना, मैंने रखे नहीं है यहाँ पर। थोड़े से लेवल इसका हाई कर दिया था इस क्लास का, क्योंकि कल हम इजी क्वेश्चन पढ़ चुके थे। जब मैं एक ही सब्जेक्ट से, एक ही विषय के 2 क्लास बनाती हूँ, तो एक क्लास हमारी थोड़ी सी इजी होती है और एक में थोड़ा सा लेवल हाई करती हूँ, है ना। आप लोगों के फायदे के लिए ही करती हूँ भाई, मुझे तो कुछ फायदा नहीं है इसमें। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक बताइए यहाँ पर कौन हो जाएंगे? आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछ रहा है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा इसमें? हाँ, जकी नाम से करते थे, बिल्कुल जकी उपनाम था इनका। राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीधर पाठक। ठीक है, इन्हें स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल के द्वारा माना गया है। 22 में सी बिल्कुल दिया है। किसने दिया है? सुषमा रानी जी आ गई हैं आज तो। सुषमा रानी जी ने दिया है सबसे पहले, फिर जैस्मिन जी ने दिया है, वेरी गुड, फिर अटल जी ने पीछे दिया है। चलिए, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? पुनीता यादव जी, प्रणाम जी, पुनीता यादव जी। बच्चे आते तो हैं लेकिन आराम आराम से चलते रहते हैं ना, कोई बारिश में फंस जाता है, कोई किसी की बस लेट हो जाती है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, आते रहते हैं आराम से। 23 में आप आंसर बताइए, 23 में आंसर बताइए, बहुत ही इजी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? हिंडोला, गंगा अवतरण, भ्रमर दूत या उद्धव शतक? तो 23 में सी दिया है, बिल्कुल 23 में सी हमारा सही हो जाएगा। भ्रमर दूत इनकी रचना नहीं है, रत्नाकर की रचना नहीं है भ्रमर दूत। तो फिर किसकी रचना है भ्रमर दूत? बताइए आप कमेंट करके। ये कवि रत्न की है, बिल्कुल सत्यनारायण कवि रत्न की रचना है। ठीक है, सत्यनारायण कवि रत्न। आगे चलते हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप भी सीख लो इस देशभक्ति के लाइन को। बताइए यहाँ पर कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा होगा? गया प्रसाद शुक्ल सनेही। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही 24 में ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुषमा रानी जी बड़ा फास्ट आंसर दे रही हैं सबसे पहले, है ना। 24 का ए बिल्कुल ठीक है। चलिए, बिल्कुल लाइन से आ रहे हैं, पहले सुषमा जी, फिर उसके बाद जैस्मिन जी, और फिर अटल जी, है ना। हाँ, सनेही जी, स्कूल के समय का पता नहीं है, बच्चों को मुर्गा बना दो। और यही तो, डेली आते हैं फिर भी पता नहीं है। और वो तो मैंने पोस्ट में भी टाइम डाल दिया था, और मैंने टेलीग्राम पर भी टाइम बता दिया था। इनमें से कौन सा कवि है जो सतसईकार है? इनमें से कौन सा कवि है जो कि सतसईकार है? बताइए। केशवदास, केशवदास ने क्या कोई सतसई लिखी है? पद्माकर, सियाराम शरण गुप्त या फिर वियोगी हरि? मैम जी दूसरे क्लास में थे, अच्छा जी। आप किसी भी क्लास में हो, लेकिन जब मैं टाइम बताऊं तो उसी टाइम पे आ जाया करो, है ना, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि आपका ही फायदा है। मैं जितने भी क्वेश्चन तैयार करती हूँ ना, आपके ही लिए करती हूँ। नहीं तो मैं तो बहुत इजी इजी और जल्दी जल्दी भी करवा सकती हूँ। बड़े ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाने पड़ते हैं मुझे। बताइए, इनमें से कौन सा कवि है जो सतसईकार है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? वियोगी हरि, है ना। इसके बारे में अभी हमने बताया था, वीर सतसई नाम से इन्होंने रचना लिखी थी, वीर सतसई। ठीक है, वीर सतसई नाम से इन्होंने रचना लिखी थी। ये सतसई कहाँ रहे, ये ध्यान रखना है। और इसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। ठीक है, मंगला, ये मंगला है भाई, है ना, मंगला प्रसाद भी इनको मिला था, ये भी ध्यान रखना है। मैम मैं फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन करूंगा आपकी क्लास। रागनी, रागनी जी, स्वागत है जी आपका, है ना। फर्स्ट टाइम अगर ज्वाइन करिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास छोड़ के नहीं जाने दूंगी, है ना। जा ही नहीं पाओगे आप, आपको खुद ब खुद अच्छी लगेगी। और नहीं अच्छी लगे तो बाद में बताइएगा जरूर। विवेक मिश्रा जी आज आ गए। विवेक मिश्रा जी के कहने पर ही कल 4 बजे क्लास लेके आए थे, है ना। वैसे कह तो बहुत सारे बच्चे रहे थे, लेकिन आए नहीं थे। 1200 रुपये मिला था। विकास जी कहाँ पर मिला था? कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास के लिए प्रशस्ति वचन इनमें से किसके हैं? बताइए।
यहाँ पर आपका राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास के लिए प्रशस्ति वचन, यानी कि तुलसीदास की प्रशंसा की गई है इन पंक्तियों के द्वारा, तो ये किसने की है? राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताएं? 26 में ए, 26 में ए दे रहे हैं सभी बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये पंक्तियां हैं, ठीक है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, ये कथन किस विद्वान का है? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। साहित्य की परिभाषा किसने दी है? ये साहित्य की परिभाषा दी है और किसने किसने दी है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जी। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एमपीडी, है ना। आपकी भाषा में एमपीडी और मेरी भाषा में तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैं तो शॉर्ट नोम थोड़ा लेने की मुझे आदत नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी नहीं रुकती, ये कथन किसका है? बताइए। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े, आप जानते हैं द्विवेदी युग में द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत ज्यादा योगदान दिया था, किस पर? भाषा की शुद्धता पर, ठीक है, भाषा की शुद्धता पर और व्याकरण के प्रयोग पर। उनको जब वो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे, और जो भी रचना उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, है ना, सारी रचनाओं को वो खुद से चेक करते थे, और जो रचना उन्हें व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं लगती थी उसको वो वापस कर देते थे, और फिर उस संबंधित जो कवि थे उनको समझाते थे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करिए, बिल्कुल बच्चों की तरह। तो इसीलिए बहुत कुछ सुधार हो गया था उस समय पर, है ना। और ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, किसके लिए? महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, ये भी ध्यान रखना। ये सारी बातें ना शुक्ल जी की बुक में लिखी हुई हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कवि कौन है? सच्चा प्रेम वही है, ध्यान से देख लो, ठीक है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, है ना। किसी के प्राण ले लो मत, है ना, किसी के प्राण लेने नहीं चाहिए, बल्कि प्राण निछावर होने चाहिए यहाँ पर। अब प्रेम वही होता है सच्चा, ठीक है। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन राम नरेश त्रिपाठी, या फिर 29 में सी आपका आंसर आ रहा है करेक्ट। ये राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं, ठीक है। सच्चे प्रेम की जो परिभाषा दी है वो किसने दी है? तो राम नरेश त्रिपाठी ने दी है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा क्या है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो यशोधरा लिखी गई है 1932 ईस्वी में लिखी गई थी, इसकी विधा पूछ रहा है आपसे, विधा पूछ रहा है नीलम जी, नमस्ते जी। राइट आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये चंपू काव्य है ना। गद्य पद्य मिश्रित, गद्य पद्य जो मिश्रित होता है उसको हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं, और यशोधरा की विधा यही है। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है, इनमें से कौन सा एक महाकाव्य नहीं है बताइए? जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास, साकेत, या रामचरित चिंतामणि। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 में आंसर दीजिए। 1931 में साकेत आया था डियर पूनम जी, और 1932 में एक साल बाद यशोधरा आया था, है ना। हालांकि हो सकता है आपने कहीं 1931 पढ़ लिया। मैं बार बार बोलती हूँ कि जो इनकी समय है ना, प्रकाशन वर्ष या इनके जन्म वर्ष में एक आध साल का आगे पीछे दे रखा है कई ऑथेंटिक किताबों में, है ना। कैसी है मैम आप? मौसमी जी मैं तो बहुत अच्छी हूँ, है ना, आप लोगों के सामने हूँ। बताइए, सो गई थी? अच्छा नीलम जी तब से ही सो रही हैं आप? अच्छा वो कंचन जी को नींद आ रही थी उस समय, तो बताइए। मैम जी मैं भी हूँ, आशीर्वाद दीजिए। उमेश वर्मा जी आप भी हैं, आपका स्वागत है जी। बताइए तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 30 में। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से जो जयद्रथ वध है ना, जयद्रथ वध किसका है? जयद्रथ वध किसका है? ये खंड काव्य है और मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का है, और 1910 ईस्वी में 1900 रंग में भंग उनकी सबसे पहली रचना सबसे पहले आई थी, और उसके बाद ये जयद्रथ वध आया था, है ना, जयद्रथ वध कर दिया था 1910 में। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? बताइए जी। मौसमी कुमारी जी,
मैम अपना मुंह दिखाइए ना डियर, इसमें तो मुंह नहीं दिखता है ना, मैं यहाँ पर जब क्लास लेती हूँ तब मैं नहीं आती, कभी कभी लाइव आती हूँ। अगर आपको इतना ही देखने का मन कर रहा है तो आप मेरे जो थंबनेल वगैरह जो मैं लगाती हूँ ना, सब पे लगा हुआ है फोटो, तो देख लेना। ठीक है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 31 में बी जिसने भी दिया है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, वंशीधर शुक्ल। ये 31 का सी नहीं है डियर नीलम जी, इसमें कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, वंशीधर शुक्ल की है रचना। ठीक है, वंशीधर शुक्ल की है, ये ध्यान रखना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर एक निबंध भी है ना, वो निबंध भी है विवेक की राय का, बिल्कुल रजनी जी ने आंसर दिया है। उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर किसका है? निबंध है, तो वो विवेक की राय का है। और ये जो रचना है ना, ये अवधि सम्राट किसकी है? वंशीधर शुक्ल की है, अवधि सम्राट के नाम से जाना जाता है इनको। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। द्विवेदी युगीन कविताओं की प्रवृत्ति कौन सी इनमें से नहीं है? कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। बताइए जी। 32 में आप आंसर दें जल्दी से, इसमें से कौन सा नहीं होगा? इसकी द्विवेदी युगीन जो कविताएं, उनकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? इतिवृत्तात्मकता, ये शब्द तो आप बिल्कुल अपने जेन में अच्छे से बिठा लीजिए, ये द्विवेदी युगीन की विशेषता है। नीति और आदर्श का चित्रण भी है, राष्ट्रीयता भी है इसमें, है ना, राष्ट्रीयता में खूब बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। लेकिन कल्पना का अतिरेक इसमें नहीं है ना, कल्पना का अतिरेक नहीं है। जितनी भी रचनाएं हुई थी वो उद्देश्य परक हुई थी, ठीक है, उद्देश्य था उनका कुछ ना कुछ, कल्पना से दूर परे। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें 3 ही आंसर है, लेकिन इसी में आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए जी, और एक बार लाइक वाइक भी करते चलना है ना, ये तो आप लोगों का काम है, आपकी ड्यूटी है। और टाइम से आया करो, कल से 4:15 पर ही क्लास होगी, बता रही हूँ एक बार। ठीक है, द्विवेदी युगीन जो कविता है उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है? गलत बताना है आपको। द्विवेदी युगीन कविता में क्या राष्ट्रीयता का अभाव है? नीति और आदर्श की प्रधानता है? द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ था? तो इसमें से 33 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछ रहा है ना, गलत पूछ रहा है, तो भाई राष्ट्रीयता का अभाव कहाँ है? राष्ट्रीयता का अभाव बिल्कुल भी नहीं है ना, राष्ट्रीयता का अभाव इसमें नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। हालांकि ये गलत है, द्विवेदी युगीन की विशेषता नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीयता का अभाव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयता थी इसके अंदर। मैथिली शरण गुप्त ने खूब राष्ट्रीयता लिखा था, और श्याम नारायण पांडे ने लिखा था, श्रीधर पाठक ने लिखा था, है ना, सभी ने तो लिखा था। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य क्या है? बताइए, इसमें आप आंसर दीजिए। डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल जो रसाल है, उनका ब्रजभाषा काव्य कौन सा है इनमें से? राधिका यादव जी, राधे राधे जी। ए ऑप्शन, बी लग रहा है, हाँ ए ऑप्शन ही है उसमें डियर। बताइए जी, इसका आंसर दीजिए। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य इनमें से कौन सा है? राधिका जी अभी भी लेट आई हो, है ना, अभी तो काम नहीं था। बताएं तो 34 में हमारा कौन सा हो जाएगा? 34 में ए आंसर जो बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है भाई, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, है ना। आज तो मैं कठिन कठिन क्वेश्चन लेके आई थी, फिर भी आंसर दे रहे हो। इससे भी और कठिन करने पड़ेंगे हैं। उद्यव शतक हमारा करेक्ट हो जाएगा। उद्यव शतक नाम से रत्नाकर की भी रचना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये रत्नाकर की भी रचना है, लेकिन इनकी भी रचना है, डॉक्टर रसाल की भी, दोनों की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है धाराधर धावन। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? धाराधर धावन शीर्षक से कविता का जो कालिदास का जो मेघदूत रचना है, उसका अत्यंत सरस पद्यबद्ध किया है, ये भी ध्यान रखना। ये अनुवाद किसने किया है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? 35 में बी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, बिल्कुल सही है, राय देवी प्रसाद पूर्ण की ये रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में ये विचार किसके हैं? कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर क्या डालती है? आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में ये विचार किसके हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। हाँ, उसमें तो बी होगा, बिल्कुल सभी का आंसर सही है, राय देवी प्रसाद पूर्ण। सभी बड़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, है ना।
बहुत अच्छी बात है। 36 में ए आंसर दे रहे हैं, 36 में ए दिया है, बिल्कुल सही है। और किसने दिया है सबसे पहले? जैस्मिन द्विवेदी जी ने दिया है इस बार, बहुत बढ़िया। 36 में ए बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है, ठीक है। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ है जो मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? बताइए, 37 का आपको आंसर देना है। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ है जो मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? मैथिली शरण गुप्त का इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये आप जानते ही होंगे, मानसी इनका नहीं है ना, मानसी इनका नहीं है, ये ध्यान रखना है। मानसी कब आई थी? 1927 में आई थी। और ये किसकी है? राम नरेश की है ये, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी की रचना का नाम है मानसी। मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। स्वप्न के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, ये अभी हमने ऊपर देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन था। तुम ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बैल राज महाराज। हम्म, मानसी नहीं है, बताइए इसमें आंसर दीजिए। रोली जी बड़ी धीरे धीरे आंसर कर रही हैं। मानसी मेरी बेटी का नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है मानसी। नीलम जी बहुत बढ़िया नाम है। मैंने तो पढ़ लिया, भले ही आप डिलीट कर दो। तुम ही अन्नदाता भारत के, सचमुच मेरी नजर ना बहुत तेज है। तुम ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बैल राज महाराज, ये तो किस कवि ने कहा है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। राम तुम्हारा, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभावे है, ये किस कवि की पंक्ति है? राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभावे है, ये किस कवि की पंक्ति है, ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ, आपकी दीदी का बेटी का नाम मानसी, अच्छा नाम है मानसी, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर 39 में ए दे रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, इसमें मैथिली शरण गुप्त सही है। निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता ना रह जाए? उर्मिला काव्य की उपेक्षिता ना रह जाए, मैथिली शरण गुप्त ने ना, मैथिली शरण गुप्त जी ने उन महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर, इतिहास में से उन महिलाओं को ढूंढ ढूंढ करके उन पर रचना लिखी थी, कहीं वो उपेक्षिता बन करके ना रह जाए, है ना। जैसे कि यशोधरा और उर्मिला दोनों के लिए, तो उर्मिला के लिए कौन सी लिखी थी? साकेत, ठीक है, साकेत लिखी थी। 60 क्वेश्चन है डियर, 41 पे हम पहुंच गए हैं, है ना, 41 पे पहुंच गए हैं। अभी जो भी बच्चे देख रहे हैं, कम से कम सारे के सारे बच्चे एक बार लाइक कर दो भाई, है ना। आपका जो लाइक सब्सक्राइब है ना, वो ही सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा बढ़ने में आगे। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक तो ये माना जाता है भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी को, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। सांध्य अटन के रचयिता कवि कौन है? सांध्य अटन, ये किसकी रचना है बताइए? 42 में आप आंसर दीजिए। सांध्य अटन नाम से किसने रचना लिखी है, किसकी है ये रचना? 42 में आंसर दीजिए, 42 का आंसर दीजिए। सांध्य अटन नाम से किसने रचना लिखी है? 42 में ए श्रीधर पाठक, हाँ श्रीधर पाठक इसमें सही हो जाएगा। सांध्य अटन ये श्रीधर पाठक की रचना है, ठीक है, श्रीधर पाठक है। हाँ, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, बिल्कुल रजनी जी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य उपनाम छद्म नाम से इन्होंने निबंध लिखा था, बिल्कुल उर्मिला को महत्व देने के लिए। और इसी से प्रेरित होकर के साकेत लिखा था उसने मैथिली शरण गुप्त जी ने, है ना। सांध्य अटन रचना इनकी मौलिक रचना है, ये ध्यान रखना। इन्होंने वैसे अनुदित रचनाएं भी लिखी हैं, एकांतवासी योगी है ना, डिजर्टेड विलेज की लिखी थी। नमस्ते जी अंजना जी। और डिजर्टेड विलेज की किस नाम से की थी बताइए? डिजर्टेड विलेज की किस नाम से की थी? द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था? ये सांध्य अटन की मौलिक रचना थी। 43 में ए कानपुर, है ना, ये उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है, ये द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। हालांकि जो समस्या पूर्ति की जो मुख्य विशेषता थी वो भारतेंदु युग से शुरू हुई थी, है ना, द्विवेदी युग में भी थोड़ी बहुत थी। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डिजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, किस नाम से किया था? एकांतवासी
योगी नाम से तो हर्मिट का किया था, ये मैं बता देती हूँ। एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी। हर्मिट का मतलब क्या होता है? साधु होता है। ये हर्मिट इंग्लिश का शब्द है और इसका मतलब होता है साधु, और इसको हिंदी में लिखा था एकांतवासी योगी नाम से। और जो डिजर्टेड विलेज है उसका किस नाम से किया था? डिजर्टेड विलेज का भाई उजड़ ग्राम, ठीक है, इसका किया था उजड़ ग्राम नाम से। उजड़ ग्राम नाम से इन्होंने किया था, ये ध्यान रखना है ब्रज भाषा में, ठीक है, उजड़ ग्राम का। और ये किसने किया था? तो ये श्रीधर पाठक ने किया है, श्रीधर पाठक ने। नेक्स्ट है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, रामकृष्ण दास या फिर नंद दुलारी वाजपेयी? ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। उजड़ ग्राम नाम से किया था, बिल्कुल जी मौसमी जी, उजड़ ग्राम। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हाँ, ग्राम याद रह गया। हाँ, रागनी जी होता है। तृप्ति यादव जी नमस्ते जी, बताइए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 45 में ए, 45 में ए दे रही है सुमन जी। 45 में ए नहीं है डियर, 45 में बी हो जाएगा। मुकुटधर पांडे ने किया था, है ना। स्वच्छंदता शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था, ठीक है। हाँ, तन्मय शर्मा जी भी आ गए हैं आज। इस साहित्यकार ने राष्ट्रीय यानी कि मातृभूमि को सगुन मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है। इस साहित्यकार ने राष्ट्रीय यानी कि अपनी मातृभूमि को, मातृभूमि नाम की इनकी एक कविता थी, ठीक है, मातृभूमि नाम की इनकी एक कविता थी और उसमें इन्होंने मातृभूमि को सगुन मूर्ति सर्वेश की, ठीक है, ये कह करके इसकी वंदना की है। तो ये किसने की है? मैथिली शरण गुप्त ने की है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, 46 में ए दिया है जैस्मिन जी ने सबसे पहले। बहुत बढ़िया जैस्मिन जी, बढ़िया आप आंसर देते हो। सबसे पहले जो देता है ना वो सबसे पहले दिख जाता है। आगे है, राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको देखकर अगर डर लगता है ना तो समझ लीजिए आपकी अभी तैयारी में कमी है ना। ये बहुत इजी होते हैं वैसे, ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में ही डरावने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इजी बहुत होते हैं अगर इन्हें हम ध्यान से पढ़ते हैं तो। अब बताइए यहाँ पर 47 में आप आंसर दीजिए। यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। ये कह रहा है कि यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है, सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना, नहीं पूछ रहा है। तो ये तो भाई गलत है, पहला वाला तो इसका गलत है। ये 8 खंडों में विभक्त है। कितने? अच्छा, इसी का 8 खंड बता रहे थे आप। कौन? रजनी जी बता रही थी 47 में ये 8 खंडों में विभक्त है। बाकी पढ़ लीजिए, इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इसमें इस संग्रह में संकलित किया गया है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है, ठीक है, एक भाग में इसके में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। और इसमें 15,000 से भी अधिक, ठीक है, 15,000 से भी अधिक लोकगीत इसमें शामिल किए गए हैं, लोकगीत शामिल किए गए हैं। और ये लोकगीत पता है कहाँ से लिए हैं? कहाँ से लिए? राम नरेश त्रिपाठी ने 1925 से लेकर के 1930 तक ये अलग अलग भागों में घूमते रहे, है ना, अलग अलग भागों में घूमते रहे। कहाँ पर? अवध, अवध के अलग अलग गाँव में, ठीक है। और तब इन्होंने ये लोकगीत इकट्ठे किए थे और इन सबको इसमें संकलित किया था कविता कौमुदी में, याद रखना। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु भिक्षु से लेकर हाथी पर्यंत पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है, ठीक है। ये किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था भाई हर चीज पर कविता हो सकती है, बस करने वाला होना चाहिए, है ना, हर चीज पर कविता हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। ये चींटी से लेकर, इसको याद रख लेना। भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है? 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, है ना, भारत भारती 1912 में आई थी ये, ठीक है, 1912 में आई थी, ध्यान रखना है। और इसी के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रीय कवि की भी उपाधि दी थी। भारत भारती के कारण ही, भारत भारती के कारण ही महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना। 49 का डी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। इनमें से सभी, इनमें से सभी अतीत, वर्तमान और भविष्य, सब पर कुछ ना कुछ क्या करना था? सबसे ग्रहण लेना था पिछले वाले से और आगे की निर्माण करना था।
हरिऔध कृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। अपनी 50वीं वर्षगांठ पर जी। रजनी जी मैम जा रही हूँ, राधे राधे। हाँ राधिका यादव जी, आप तो बस ऐसे ही शकल दिखाने आई थी फिर तो, है ना? अगर जा रही हो तो शकल दिखाने आई थी, अभी तो आई थी, अभी चलती गलत बात है ये। पर कोई बात नहीं डियर, ये ऑनलाइन का जमाना है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, है ना? चलिए आगे बताइए, इसका आंसर दीजिए। हरिऔध कृत उस महाकाव्य का नाम आपको बताना है। 50 में बी आंसर आपका सही आ रहा है बिल्कुल, प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास जो कि 1914 में प्रकाशित हुई थी, है ना? खड़ी होली का प्रथम महाकाव्य है। 17 सर्ग है इसके अंदर, 17 सर्ग है इसके अंदर, और इसमें ही